नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हमारी खास पेशकश आज का मनी मंत्र में आपका स्वागत है। और यह कार्यक्रम हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि हम एक ऐसी पेशकश करना चाहते हैं जो आपके सरोकारों से, आपसे जुड़ी हो, जिसमें आपकी आमदनी की बात हो, आपके खर्च की बात हो, आपके रोजगार की बात हो, देश की अर्थव्यवस्था में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। यह कोरोना काल है, यह संकट काल है, संक्रमण काल है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उनका आपकी जिंदगी पर, आपकी जीवन शैली पर, आपके परिवार पर, आपकी रोजी रोटी पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, उस पर हम तफसील से चर्चा करते हैं और आज भी करेंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, सीधे वो खबर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए जरूरी है। न्यूज दैट यू कैन यूज। और आज चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, सिद्धार्थ जराबी जुड़ गए हैं। और सिद्धार्थ, कल की बड़ी खबर। धन्यवाद संदीप जी। शुक्रिया सिद्धार्थ, आपने वक्त निकाला। सबसे बड़ी खबर कल शाम की 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो देने की बात थी, उसकी पहली किश्त निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, ने देश के सामने पेश की। और उसके बारे में हम तफसील से चर्चा कर चुके हैं, तो मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। डिस्कॉम्स जो बिजली वितरण कंपनी है, 90,000 करोड़ वहां दिया गया है। टीडीएस में छूट मिल गई है, 50,000 करोड़ रुपए तक की छूट है। ईपीएफ में छूट 3 महीने और बढ़ा दी गई है। वो कर्मचारी जिनकी 15,000 रुपए की तनख्वाह या उससे कम तनख्वाह थी, 12% वो योगदान 3 महीने के लिए सरकार और देगी। तो ये कुल मिलाकर 5,94,000 करोड़ का पैकेज बना। अब सिद्धार्थ, 20 लाख करोड़, और ये दर्शकों को समझाने की जरूरत है, 20 लाख करोड़ 10% हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा फिगर लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल, आप मुझसे बेहतर डिटेल समझते हैं कि आरबीआई ने पहले जो प्रावधान किए हैं, जो पॉलिसी चेंजेस, मॉनेटरी चेंजेस किए हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। हमने पहले जो कुछ दे दिया वो सब मिलाकर 20 लाख करोड़ होगा। तो 9,74,000 करोड़ तो पहले जुड़ गया था। उसमें 1,70,000 करोड़ जो किसानों को मनरेगा के लिए, महिलाओं को 500 रुपये दिए, बाकियों को 2-2 हज़ार रुपये जो दिए गए, वो 1,70,000। ये राजकोषीय एक मेजर था सरकार का, सरकार ने दिया। बाकी जो मॉनेटरी, मौद्रिक मेजर्स थे, यानी कि आरबीआई ने जो छूट दी, सीआरआर घटा दिया, रिपो, रिवर्स रिपो में चेंजेस करके, वो 9,74,000। तो मोटा मोटा ये तो आंकड़ा बन गया 15-16 लाख करोड़ का। तो अब 4 लाख करोड़ ही बचे क्या? आज की बड़ी खबर जो शाम को होने वाली है कि गरीबों, किसानों को राहत देंगे। तो ये राहत बड़ी सीमित नहीं हो जाएगी वो दायरा, सिद्धार्थ? संदीप जी, आपने 2-3 विशेष और अलग अलग मुद्दे उठाए हैं, तो मैं क्विकली इन तीनों को पकड़ूंगा। पहला जो आपने आखिरी में कहा कि क्या केवल 1-4-5 लाख करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख का एक प्रकार से टारगेट फिगर सेट कर दिया गया, अब उतना ही बचा है क्या? तो पहले संदीप जी, अगर इस बात को बड़े साफ शब्दों में कहा जाए, अगर ये 4 लाख करोड़ में से आधा भी डायरेक्टली किसान और ये जो हमारे देश में लाखों की संख्या में और बड़े मार्मिक दृश्य हैं, जो हमारे भाई, हमारी बहनें जो पैदल चल रही हैं, अगर उनके पास चला जाए, तो मैं मानता हूं कि 2 लाख करोड़ भी बहुत बड़ी एक रकम होती है। बहुत अहम पॉइंट दे रहे हैं आप सिद्धार्थ, क्योंकि हाँ। रघुराम राजन भी, जो वो राहुल गांधी आजकल बातचीत करते घूम रहे हैं ना, सबसे सलाह ले रहे हैं, उन्होंने कहा 65,000 करोड़ रुपए में भी 50% से ज्यादा मजदूरों का गुजर बसर हो जाएगा। बिल्कुल। तो संदीप, इसमें आपको मैं एक पत्रकार के नाते ये जानकारी दे सकता हूं कि अगर आप और दर्शक मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे भी जाएं, एस जराबी पे, तो आप देखेंगे 3-4 दिन पहले मैंने एक ट्वीट डाला था, जहां पे एक अर्बन माइग्रेंट लेबर प्रधानमंत्री श्रमिक सम्मान योजना, जो शब्द प्रधानमंत्री श्रमिक सम्मान योजना है, ये मेरे अपने बनाए हुए शब्द है, मैं इस बात को साफ कर दूं, बट अर्बन माइग्रेंट लेबर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी उनके खाते में, उनके हाथ में डायरेक्टली अगर 5 से 10 हजार रुपए ही आप दें, तो उसका हमने हिसाब लगाया
और मैंने अर्थशास्त्रियों से बात करके इसका लॉजिक निकाला तो लगभग 5,000 करोड़ में ही आप सारे लेबर को, अगर आप 50 लाख की संख्या मान के चले लेबर, जो उसमें उतना ही पैसा लगेगा। नहीं, पर 50 लाख नहीं है। एक मिनट सिद्धार्थ, देखिए जो सरकारी आंकड़ा है 52 करोड़ लगभग लेबर हैं, उसमें 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 48-49 करोड़ लेबर हो गए। खबरें संदीप, आप जिस ढंग से जोड़ रहे हैं वो सही है, बट हमें इसको दूसरे ढंग से जोड़ना पड़ेगा। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन बेस पे देखेंगे तो कई लोग अलग अलग स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं। मैं एक स्पेसिफिक चीज का प्रस्ताव रख रहा था। मेरा यह मानना है कि जो अभी अर्बन माइग्रेंट लेबर है, यानी जो अपने घर गांव से दूसरे बड़े शहरों में, और आप जानते हैं कि ये 6-7 प्रांतों में ही है। आप जानते हैं जैसे तमिलनाडु में, राजस्थान के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां की ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। गुजरात में डायमंड और ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे लोग अपने पूर्वांचल के हैं। तो ये संख्या, मैंने 50 लाख की संख्या केवल एक कैलकुलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बताया कि टू कवर 50 लाख पीपल ऑल यू नीड टू स्पेंड इज 10,000 करोड़। नहीं, मैं इसको, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है सिद्धार्थ, मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। जो दिहाड़ी मजदूर, देखिए 52 करोड़ का मैंने आंकड़ा दिया। इसलिए संदीप जी बस एक मेरे को इसमें बात और जोड़ने दीजिए जानकारी के नाते, क्योंकि एक प्रकार से हम पूरी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं, तो क्षमा चाहूंगा। नहीं, बताइए। मैंने जब ये ट्वीट किया तो उसके अगले दिन, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया ट्वीट करके, मैं केवल जानकारी को जोड़ रहा हूं। अगले दिन एक बड़े अंग्रेजी अखबार मिंट में एक खबर आई है जिसमें यह कहा गया कि 20,000 करोड़ की माइग्रेंट लेबर्स के लिए कैश ट्रांसफर की स्कीम बन चुकी है और उसकी घोषणा होने वाली है। मैं केवल इन दो बातों को जोड़ रहा हूं और यह बताना चाह रहा हूं कि सरकार ने, मेरी जानकारी के अनुसार और एक दूसरे अखबार जिससे मेरा कोई सरोकार, कोई संपर्क नहीं है, उनकी जानकारी के अनुसार भी एक काफी बड़ी मात्रा में एक स्कीम बन रही है। और मैं केवल यह कहूंगा अंत में कि 10,000, 20,000 करोड़ कुछ तो दिया जाए। बिल्कुल, 20,000 करोड़ दिया जाएगा वो भी बहुत बड़ी एक इंडिकेशन होगी। कल रात को हमें यह जानकारी मिली शायद 1,000 करोड़ और दिया जा रहा है प्रधानमंत्री केयर स्कीम से लेबर के लिए। मैं मानता हूं कि वो अमाउंट सारा उनके ट्रांसपोर्ट में लगाना चाहिए ताकि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच पाए। मैंने तो आंकड़ा अपने कार्यक्रम में सिद्धार्थ दिया था जब ये राजनीति होने लगी ना इस महीने की शुरुआत में, कि भाई मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चली, फिर रफू 1, रफू 2, रफू 2, 3 हुआ। पहले तो बस की बात थी, फिर ट्रेन आई और वो ट्रेन पहले चल गई थी। उसके बाद गृह मंत्रालय का डायरेक्टिव आया, फिर अगले दिन रेल मंत्रालय का आया, उसमें भी साफ लिखा हुआ 11 जो पैराग्राफ था, सेल ऑफ टिकट्स। फिर कहा नहीं 85-15 करेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा आंकड़ा दिया था सिद्धार्थ दर्शकों को अपने कार्यक्रम में कि फर्ज करो 10 लाख मजदूर 17 मई तक अपने घर जाएंगे, और वो उतने जाने वाले नहीं है। 10 लाख भी पकड़ लो और 1,000 रुपए एक मजदूर पे लगता है तो 100 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ की बात है। 100 करोड़ तो हमने डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर अहमदाबाद में खर्च कर दिए थे 2 घंटे में। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि ये शायद प्रशासनिक कमी थी। संदीप, मैं इस बात को जिम्मेवारी से कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी इस बात को टटोलने का प्रयास किया कि ये हुआ क्या। और मेरा ये मानना है कि ये प्रशासनिक कमी थी। ये निर्णय, और मैं देखिए किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं संदीप, आप मेरा व्यवहार जानते हैं, मेरे नेचर जानते हैं। ये प्रशासनिक लेवल पे, रेलवे बोर्ड पे शायद डिसीजन मेकिंग विद ह्यूमन कंसिडरेशन में कमी रह गई। केवल रूल बुक को फॉलो किया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मेरी अंदर की जानकारी है। वहां के उच्च अधिकारियों से मैंने बात की कि जल्दबाजी में ये ड्राफ्ट हो गया और हमने वही जो आपने कहा बाल की खाल निकाल दी, रूल बुक को फॉलो कर दिया और ह्यूमन कंसर्न, संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है। लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं, जो मजदूरों की बात। आप 5,000 करोड़ कह रहे हैं, आपके पास खबर आ रही है कि 20,000 करोड़ तक का पैकेज हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं भाई, रघुराम राजन की बात है। रघुराम राजन कहते हैं 26 करोड़ का आधा भी मान लो, 13 करोड़ मजदूर मान लो जिनको अभी तत्काल जरूरत है, इमीडिएट, कि उनके खाते में पैसा जाए, 5,000 डाल दो तो 65,000 करोड़। मैं कह रहा हूं 14 करोड़ लोगों की
नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए। ये CMIE का आंकड़ा है, ठीक है, उनका डेटा आजकल क्योंकि इकोनॉमी खुली नहीं है तो टेलीफोनिक और वो उतना वेरीफाइबल नहीं है, पर उसे मान के भी चलें तो 14 करोड़ लोगों के खाते में 5,000 नहीं, आप 7,500 भी डाल देंगे तो ये 85-90 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट नहीं है। जब आप 20 लाख करोड़ की बात करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। क्या मजदूर, क्या किसान, क्या गरीब इतना भी हक नहीं है कि वो सरकार से ये मांग रख सकें या सरकार इसकी तरफ देखे आज शाम को? संदीप जी, एक बात आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है और मैं एक थोड़ा जो हम सब लोग पूरे देशवासी पिछले 2 महीने से समझ रहे हैं, इस बात को एक नए प्रकार से आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, वर्तमान की जो ये क्राइसिस है, ये अभूतपूर्व क्राइसिस है। कारण क्या है? कारण ये है कि राजा से रंक, गरीब से अमीर, देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर क्षेत्र, हर ज्योग्राफिया का आदमी आज जमीन पे धराशायी है। जब सरकार, केंद्र और प्रांतों की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स का 90% रेवेन्यू कलेक्शन खत्म हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई बैंकरप्ट हो गया है। आपने बात जिस संख्या की जिस एक बड़े तबके की बात की, 13-14 करोड़ लोग, वो लोग ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी को अपनी रीढ़ की हड्डी पे चलाते हैं संदीप जी। बिल्कुल। उनके बगैर आपके घर में बर्तन नहीं धुलते हैं, आपकी गाड़ी नहीं चलती है, आपके ट्रक्स के सामान नहीं आता है, सड़क द्वार, मार्केट्स में कई सारे लोगों के जो काम, घर पे सामान डिलीवर होता है, कुछ नहीं हो पाता है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो अपना छोटा किराने वाला व्यापारी हो। तो ये मुझे भी एक इस प्रकार से जीवन में एक नई अनुभूति हुई जब मैंने ये देखा कि इतने बड़ी संख्या में 93% जो हमारा लेबर फोर्स है इंडिया में, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मात्र 7% ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र में है। इस 93% की बेचैनी और बदहाली एक बहुत बड़ा विषय है और मैंने इसलिए माना है, और मैं ये फिर से आपके सामने कहूंगा दर्शकों को, अगर मेरे हाथ में बागडोर या निर्णय करने का पावर होता तो मैं कल पहले लेबर के लिए स्कीम अनाउंस करता, MSME के लिए बाद में करता। बहुत अहम बात कह रहे हैं। अब क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो लोगों से जुड़ी हैं सिद्धार्थ, अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, क्रिस्प रखेंगे अपने जवाबों को। देखिए, 20 लाख करोड़ की बात है और आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार के पास पैसा नहीं है। ये दर्शकों को भी समझना होगा, आर्थिक चक्का चलना बंद हो गया है, रेवेन्यू कलेक्शन है नहीं, GST आ नहीं रहा, तो दिक्कतें हैं। अब हमने 15 लाख करोड़ की तो बात कर ली। सरकार का 30 लाख करोड़ का बजट है, उसमें सरकार ने प्रावधान किया था 7,80,000 करोड़ हम बोरो करेंगे। अब और बोरो करने की बात है, उसे 12 लाख करोड़ कर दिया गया है, तो यानी कि 4,20,000 करोड़ सरकार और बोरो कर सकती है। बोरो कैसे करेगी? या तो बॉन्ड लेगी या आप पैसे छाप सकते हैं, RBI से सीधा लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है और ये भी आपके ट्वीट से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट प्लान्स टू बाय गोल्ड फ्रॉम हाउसहोल्ड्स, यानी कि आपके मेरे घर से सोना भी सरकार खरीदने को तैयार है पैसे छापने के लिए। फॉरेक्स रिजर्व $484 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकती है। तो अब जो कहा जा रहा था कि भाई डेफिसिट को मॉनेटाइज मत कीजिए, नोट मत छापिए, इन्फ्लेशन हो जाएगी, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा, नोट छापने की नौबत आ गई है क्या? देखिए, नोट छापना वैसे तो बड़ा सरल सा एक विषय है, नहीं, मैं सरल भाषा, क्योंकि आम आदमी को नोट छपते नहीं है। वो नोट छापना, वो दरअसल आप समझते हैं, मैं समझता हूं, कुछ छपने वाली बात नहीं होती। आ गया है संदीप जी, वो समय आज नहीं, वो समय एक्चुअली 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आ गया था। और मेरा ये मानना है कि जो एक प्रकार से थिंकिंग, और इसमें मैं हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज की थिंकिंग और एक रूढ़िवादिता जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, उस पे मैं टिप्पणी कर रहा हूं। बड़ी जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं कि हमारी मॉनेटरी थिंकिंग बिल्कुल US एंड UK डेवलप्ड मार्केट से थ्योरी आती है। हमारे गवर्नर और बाकी हमारे जो इकोनॉमिक सेटअप में बहुत सारे लोग हैं, ये विदेश की यूनिवर्सिटीज से, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आते हैं, अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटल को समझ के आते हैं, अमेरिकन मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन समझ के आते हैं, और उसको थोपा जाता है भारत की सच्चाई पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि एक बात मैं बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूं सिद्धार्थ, ये जो आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं आपसे 100% वाकफियत रखता हूं।
ये हमारी फैसिनेशन क्या है, वित्तीय घाटा जी 3.5%, IMF देख रहा है, फलाने देख रहे हैं, अमेरिका वाले देख रहे हैं, अरे देखते रहें, संकट काल है, संक्रमण काल है, 3.5% घाटा क्यों रखूंगा, बढ़ने तो 5% हो जाए, 5.5% हो जाए, ये संकट काल है, देश को पैसे की जरूरत है, हम वित्तीय घाटा ही संभालते रह जाएंगे क्या इस वक्त? देखिए, अगर इस बात को सही तरीके से मैं जवाब दूं तो मैं ये मानता हूं कि पहली बारी पिछले 7-8 वर्षों में मुझे ये क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं कर रही है। हालांकि थोड़ा कंजर्वेटिव चल रही है। मैं मानता हूं कि इस विषय में 30 वर्ष पहले जब हमारे देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, बिल्कुल, से 30 वर्ष बाद अगर देश में सरकार स्कीम बना रही है, और आपने सही कहा, मैंने इस विषय को ट्वीट किया था क्योंकि ये कोई मेरी एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं थी, दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग 3 दिवस पहले एस गुरुमूर्ति, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, एक आइडियोलॉग माने जाते हैं, स्वदेशी जागरण मंच के पैटर्न रहे हैं कई कई वर्षों से, उन्होंने एक साझी वार्ता, आजकल वेबिनार हुआ था, उस कार्यक्रम में एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में उल्लेख किया और उन्होंने ये कहा, और मैं खुद सुन रहा था और मैंने ट्वीट किया है, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव सरकार के पास है, और उनका यह कहना था कि वेस्ट में, विदेश में सोने को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, भारत में सोना यानी एक परिवार की, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर परिवार की केवल इमोशन ही नहीं, पर जनरेशन से जनरेशन जो तो सरकार सोना खरीद सकती है और सोना और महंगा हो सकता है, आम आदमी को हम ये भी बता सकते हैं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट गुरु नहीं हूं, ना मैं इस तरह के कोई मुगालते पालता हूं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात कह रहा हूं सिद्धार्थ। नहीं, सोना महंगा इस स्कीम से नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड गोल्ड, जो परचेस्ड गोल्ड है, उसकी प्लेसमेंट स्कीम होगी। मुझे डिटेल्स नहीं पता, हम अभी वो कोई साझा नहीं हुआ है। सेफ बेट है आज के युग में, जब शेयर मार्केट भी गोता खा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में दिक्कत हो रही है, रियल एस्टेट डाउन जा रहा है, एक सेफ हेवन है आज की तारीख में। संदीप जी, इसको ऐसे देखना चाहिए कि मान लीजिए किसी के पास 10 तोला सोना पड़ा है, आज जब उसके पास कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, जब उसकी ओला की टैक्सी नहीं चल रही है, या उसकी दुकान नहीं चल रही है, या वो ऐसी प्राइवेट कंपनी में है जहां पे तनख्वाह नहीं मिल रही है। देखिए, केवल सरकारी क्षेत्र में अभी जॉब सुरक्षित है, बाकी हर बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब्स पे एक प्रकार से काले बादल बन रहा है। आपने एक अहम बात कह दी, अब मैं अगली खबर पर आ जाता हूं, थोड़ा सा और तेजी बढ़ाते हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगर ये 10 तोला सोना वो ऐसा परिवार गिरवी रख पाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और उसको कुछ कैश मिले, तो शायद अभी बचने के लिए लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब नौकरी की बात भी बताना जरूरी है, और यहां पर आज 2 अहम खबरें हैं, और पहली खबर मैं आपको दिखा देता हूं। उबर रिकॉल्स बिजनेस स्कूल जॉब ऑफर्स, यानी कि उबर ने, जो ये यूनिवर्सिटीज़ में, IIM इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और जॉब ऑफर दे देते हैं कि भैया आपकी नौकरी पक्की, अपनी डिग्री ले लो, हमारे पास आ जाओ, तो वो लेटर्स वापस लिए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर आज की जो है वो ये कि कॉरपोरेट इंडिया में अब ये न्यू नॉर्मल होने वाला है कि 40% तक भी आपकी सैलरी कट हो सकती है, और कहा यह जा रहा है कि भैया देखिए, या तो नौकरी बचाइए और तनख्वाह कटवा लीजिए, वरना नौकरी से भी हाथ धोना होगा। इस हॉब्सन्स चॉइस, ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति आ गई है, ये हकीकत हो गई है आज की तारीख में सिद्धार्थ। बिल्कुल हकीकत हो गई है, और देखा जाए तो इस हकीकत को ऐसे भी समझना चाहिए कि एक अभूतपूर्व निर्णय लिया सरकार ने, जब उन्होंने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए का जो निर्णय मार्च में शायद अप्रूव हुआ था, उसको अप्रैल में उसको वापस ले लिया। तो अगर सरकारी क्षेत्र में डीए नहीं मिल रहा है, या सरकारी क्षेत्र में अभी खर्चों पे बड़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ही नहीं बचा रह सकता है। और मैं मानता हूं कि ये जो समस्या है, ये हमारी नौकरियों के लिए समस्या, बिजनेस स्कूल्स में ऑफर विड्रॉल्स की समस्या एकदम से खत्म नहीं होने वाली है। पूरा 2020 इसी वातावरण में निकलने वाला है। तो ये न्यू नॉर्मल है। देखिए, जो वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। नौकरी बचनी है तो तनख्वाह कट भी होगी।
आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपका एम्प्लॉयर आपको कहेगा कि देखिए आपकी नौकरी नहीं ले रहा हूं, पर तनख्वाह तो काट रहा हूं। ये एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल एक और ये इंटरेस्टिंग खबर है सिद्धार्थ। खबर ये आ रही है कि जो ट्विटर है, और आपने ट्विटर का बड़ा जिक्र किया है, ट्विटर एम्प्लॉइज कैन वर्क फ्रॉम होम फॉरएवर, हमेशा के लिए, इनडेफिनेटली। फेसबुक ने यह काम किया था, ट्विटर की खबर यह आ रही है कि अब वो दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को, वो घर पर से ही हमेशा के लिए काम कर सकते हैं। और एक अभी अभी मेरे सहयोगी प्रशांत देव ने यह खबर ब्रेक की है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है, जो सरकारी नौकरियों में भी केंद्र में जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक नया मेमोरेंडम इशू किया गया है, जिसमें सुझाव यह दिया जा रहा है, इस बात पर मंथन हो रहा है कि वो घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम। ऐसा हो सकता है केंद्रीय कर्मचारी भी घर से ही काम करें। तो आने वाले दिनों में दर्शकों आप तैयार रहिए कि ऐसा ज़माना भी आ जाए कि आपको दफ्तर ना जाना पड़े, घर से ही बैठकर काम करना पड़े। यह भी एक न्यू नॉर्मल हो सकता है। बिल्कुल नई न्यू नॉर्मल हो सकता है। और केंद्रीय सचिवालय की जो खबर आपके साथी ने ब्रेक की है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जॉब्स हैं और हमारे चैनल्स में भी, अखबार तो लगभग घर से ही बन रहे हैं, और चैनल्स में भी अगर घर से चैनल पे स्टूडियो बना के काम चल रहा है तो शायद एक न्यू नॉर्मल है। और महंगा किराया, सड़क पे समय, धूल मिट्टी अगर वो कम होती है तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। आपके हिसाब से बुरा नहीं है। यू आर होम बर्ड, घर में बैठना आपको अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है कि भैया घर से बाहर थोड़ी देर निकलना है, तभी घर में सुख शांति रहती है। अब एक और खबर, क्योंकि आपने जो डीए का भी जिक्र किया, और डीए में मैं एक कमेंट करना चाह रहा था कि हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका भी डीए वो 4% वो काट दिया, और वो जून 2021 तक के लिए, मतलब 18 महीने तक के लिए उनको कुछ महंगाई भत्ता नहीं मिलने वाला है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस से, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल जो है हमारा एसएसबी, इन सबको इंक्लूड करते हुए आज की एक बड़ी खबर यह है कि यहाँ की कैंटीन्स 1 जून से, आज से 17 दिन बाद पूरी तरह से भारतीय हो जाएंगी। जो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन किया, लोकल के बारे में वोकल होने की बात की, तो अब वहां पर भारतीय सामान बिकेंगे। दूसरी खबर भी जोड़ दूं इसमें, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है सिद्धार्थ। ये जो हम लोकल करने लगे हैं, ये भी एक पोस्चरिंग है क्या कि भाई स्वदेशी 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 हो नहीं सकता आज की तारीख में? वो क्यों, वो मैं बता दूं। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स की है। जो जिस टीवी पर हम बैठे हैं, जिस पर या फ़ोन पर हमें देख रहे हैं हमारे दर्शक, स्मार्टफोन और टीवी 90% तो विदेशी कंपनियां बनाती हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन 95% ये विदेशी कंपनियां बनाती हैं। टूथपेस्ट या क्रीम या शेविंग क्रीम जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो 65% विदेशी कंपनियां बनाती हैं। साबुन, शैम्पू 50% विदेशी कंपनियां बनाती हैं। बियर हो गई, कोका कोला, कैंपा कोला, जो भी ये जितनी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कॉफ़ी, चॉकलेट्स 90% विदेशी कंपनियां बनाती हैं। तो ये लोकल कहना राजनीतिक संदेश में बड़ा अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल भी है क्या? संदीप, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है, और मेरा ये मानना है कि इस प्रैक्टिकलिटी के विषय को डील करने के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज लाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, आज तक इंडिया में मैन्युफैक्चरर कौन है इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। एग्जैक्टली 30 वर्ष पहले या उससे समय से पहले, जब संघ और संघ की संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी का बहुत बड़ा एक विषय उठाया था, और उस समय आपको याद होगा कि स्वदेशी विरोध करने वाले हैं, इसलिए वाजपेयी जी की सरकार में एक पर्टिकुलर व्यक्ति वित्त मंत्री भी नहीं बन पाए थे। से आज हमारी सरकार में एफडीआई लगभग 100% बहुत सारे सेक्टर्स में अलाउ हो गया है। जो आपने सेंट्रल
पैरामिलिट्री फोर्स कैंटीन्स की बात की, तो मैं ये मानता हूं कि हमें ये मानना चाहिए कि आज नई स्वदेशी की अवधारणा ये होगी कि जो फैक्ट्री इंडिया में हो, चाहे वो साउथ कोरियन की फैक्ट्री हो। मैं मिसाल लेता हूं, मारुति, पहले मारुति सुजुकी कहलाया जाता था, फिर उसको जापान ने पूरा खरीद लिया, बट सारी गाड़ियां देश में बनती हैं। 95, 96, 97% उनके कर्मचारी भारतीय मूल के हैं और यहां से माल बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। सैमसंग, जो एक समय पे 2-3 वर्ष पहले तक इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी थी, सबसे बड़ा मल्टीनेशनल था, उनकी फैक्ट्रियां नोएडा में लगी हुई हैं। मेरा यह मानना है कि हमें अब उस निवेशक की रंग और उसके पासपोर्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह सवाल पूछना चाहिए और पॉलिसी यह होनी चाहिए दैट जो ट्रू मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैं ट्रू मैन्युफैक्चरिंग की एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कराऊंगा। ट्रू मैन्युफैक्चरिंग शुड मीन कि अगर किसी प्रोडक्ट में 10 सब कंपोनेंट लगते हैं या 15 कंपोनेंट लगते हैं, तो कम से कम 75% उन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर इंडिया में होना चाहिए। और जब यह होगा तो मैं मानता हूं कि आप स्वदेशी उसको रख सकते हैं। देखिए, आप ब्रांड उसका कुछ भी रख दीजिए अंग्रेजी भाषा में। अरे भाई, हमाम साबुन है या कोलगेट है, कोलगेट भारतीय हो चुका है। ये हम खामा इस टूल को, जो प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए इस बात को लेकर। और देखिए, आज का जो जमाना बदला है ना, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सिद्धार्थ, और ये खबरों में नहीं है लेकिन आप क्योंकि इस मुद्दे को समझते हैं, भाई चीन से लोगों का मोह आकर्षण खत्म हो गया है। एक अवर्जन है चीन को लेकर, लोगों के मन में गुस्सा भी है, बहुत से निवेशक अब वहां से निकलना चाहते हैं। तो भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, एक बेस हो सकता है, लेकिन हम पहली नंबर चॉइस नहीं है। और इस तरह के जब सरकार से संदेश जाते हैं तो निवेशक थोड़ा और घबराता है। निवेशकों की पहली चॉइस बना हुआ है वियतनाम या बांग्लादेश या मेक्सिको। वहां से आने दीजिए ना, निवेश यहां पर करने दीजिए ना। और जो आपने कहा 75% कंपोनेंट भारत में ही बनेंगे, भारतीय हो जाएंगे, तो वो लोकल कंपनी ही हो गई। हम ये लोकल ग्लोबल वाले डिबेट में शायद हमें इसे ओवरस्ट्रेच नहीं करना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूं, आखिरी सवाल। बिल्कुल। एंड मैं आपको बताता हूं कि इस चीज में रोड़े क्या है। आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु में एक आईएएस ऑफिसर का 3 दिन पहले ट्रांसफर हुआ, और वो आईएएस अफसर उनकी ट्रांसफर से कुछ घंटे पहले, शायद कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं, क्षमा करिए, कर्नाटक में, और वो आईएएस ऑफिसर बार बार ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुम कंपनी के जो ओनर हो, अगर तुमने तनख्वाह नहीं दी है तो एक प्रकार से तुम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो और तुम्हारे विरोध में कार्रवाई की जा सकती है। उस अफसर को ट्रांसफर कर दिया गया। मैं उदाहरण इसलिए ये दे रहा था कि हमारी अफसरशाही जमीन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस ले लिए गए हैं, बट जमीन पे आज भी, और मैं ये चैलेंज देता हूं, आज भी कोई व्यक्ति अगर आधी एकड़ जमीन पे एक छोटी छप्पर में कोई कारखाना लगाना चाहे, तो शायद हिमालय की चोटियों पे जाके वापस आना आसान होगा नंगे पांव, और वहां वो कारखाना लगाना असंभव होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि दर्जनों प्रकार की आपको दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें हटानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। विदेशी निवेशक एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहता है, वो ये चाहता है कि कोई पुलिस वाला आके मुझे डंडा ना मारे। हकीकत सैडली ये है कि हम डंडा मारने में, लोकल वाले नैरेटिव को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने जो 4 L's का जिक्र किया था ना सिद्धार्थ जी, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज, इनमें ईजिंग करें, हम इन पर काम करेंगे तो हम ग्लोबल पावर वैसे भी बन जाएंगे और दुनिया आकर यहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगी और इंडियन बनेंगी, इंडियनाइज करेंगी अपने आप को। उस राह पर हमें चलना चाहिए। संदीप, मेरी उम्मीद यह है कि 2014 में सरकार बनने के बाद आपको ध्यान होगा 2 ऑर्डिनेंसेस आई थी। पहली ऑर्डिनेंस थी उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्टिंग को लेकर निपेंद्र मिश्रा, और दूसरी ऑर्डिनेंस थी लैंड ऑर्डिनेंस जो नितिन गडकरी जी ने बनाई थी, और वो बाद में उस लैंड ऑर्डिनेंस को बरी कर दिया गया। आज तक हमने कुछ नहीं सुना। ये यूपीए द्वारा जयराम रमेश,
राहुल गांधी जी द्वारा बनाया हुआ जो लैंड लॉ है, आज वाकई में, और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, उसका नतीजा है कि आज हमारी जमीन कारोबार के लिए बहुत दिक्कत पैदा करी है। प्रधानमंत्री ने जो उस समय ऑर्डिनेंस लाई थी, आज उस ऑर्डिनेंस को हकीकत बना के कानून लाना चाहिए। 7 वर्ष हो चुके हैं, वातावरण बदल चुका है, और सूट बूट वाली जो एक एलिगेशन थी उसको दरकिनार रख के लैंड लीजिंग और लैंड परचेज फॉर इंडस्ट्री हैज टू बी ईज्ड। इस सरकार ने वो पहल की थी 2014 में। मैं ये मानता हूं कि अगर आज 2020 में वो की जाएगी तो मेक इन इंडिया का सपना शायद हकीकत हो पाएगा। तो आपने सूट बूट की सरकार का जिक्र कर दिया। देखिए, आज शाम की बड़ी खबर होने वाली है, गरीबों किसानों को क्या मिलता है, और इसको सब ट्रैक करेंगे। और आपने बिल्कुल बेबाकी से कहा कि एमएसएमई के लिए बेल आउट से पहले बल्कि गरीबों किसानों को टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खाते में कुछ पैसे जाने चाहिए थे। आज ये होगा या नहीं, इसको भी हम ट्रैक करेंगे। इतना वक्त दिया आपने सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत आज धन्यवाद संदीप। का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।